अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें अगर वॉइस क्लियर है। अच्छा, आज हमने जो है ना अपनी न्यूरो स्टार्ट करनी थी। 30 एमसीक्यूज कर लिए थे। 30 से ज्यादा एमसीक्यूज हम लोगों से हो नहीं पाते वैसे। ये मैंने चीज नोट कर ली है। स्केड्यूल में तो मैंने 40 एमसीक्यूज रखे थे कि 5 दिन में इसको कवर कर लें। लेकिन अब लग रहा है कि पॉसिबल नहीं होगा। इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा न्यूरो को थोड़ा सा ना। जिसमें 30 से ऊपर सेचुरेशन भी हो जाती है। ठीक है, बस 30 करते हैं मजीद और इसी तरह चलते हैं। थोड़ा और स्केड्यूल आगे करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह एंड पे हो सकता है फिर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाए। अच्छा, 31 बिस्मिल्लाह करते हैं। 31 एमसीक्यू है। 65 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद इस्कीमिक स्ट्रोक। आप स्ट्रोक की टाइप बता दिए कि इस्कीमिक है। ब्लड प्रेशर उसका रेज्ड है, ईसीजी उसकी नॉर्मल है। आपके पास सीटी ब्रेन पे एमसीए इंफार्क्शन आ गया, मिडल सेरेब्रल आर्टरी है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इन दिस पेशेंट? आपको पता है कि जो पेशेंट इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ आता है, आइदर उसकी जो है ना ब्रेन में कोई मसला, या फिर हार्ट के इशू की वजह से हो सकता है, या फिर उसकी कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है। तो इस केस में आप कैरोटिड डॉपलर, ईसीजी में इन्होंने बता दिया अभी तो नॉर्मल है, तो आपको हॉल्टर मॉनिटरिंग से पता चलेगा वेदर इट इज नॉर्मल या कोई एबनॉर्मेलिटी है। एको और एमआरआई, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस आपको करानी होगी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू 32 हमारे पास है कि 35 ईयर्स ओल्ड मेल presented with vertigo, dizziness for 6 hours. MRI showed small multiple ischemic infarcts in the left cerebral hemisphere with small areas of hemorrhage. मैंने आपको बताया था कि दो चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके पास क्या हो जाए, हेमरेज भी आ जाए, फिर भी आपने एंटीकोगुलेशन करानी है। उसे मैं आपको बता रही थी ना कि कैरोटिड आर्टरी डायसेक्शन, वर्टिब्रल आर्टरी डायसेक्शन, इनमें आपने क्या कराना है, एंटीकोगुलेशन देनी है। और आपके पास सीबीटी ऐसी चीज है जिसमें आपके पास एंटीकोगुलेशन का रोल है, चाहे आपके पास हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई हो। तो यहाँ पे आपको कौन सी देनी है, आईवी हेपरिन इन्फ्यूजन दे देनी है। शॉर्ट एक्टिंग देते हो ताकि जो है फौरी रिवर्सिबल हो जाए। कितना टाइम होता है हेपरिन का हाफ लाइफ? हाँ जी, कौन बताएगा? हेपरिन का हाफ लाइफ कितना होता है? नहीं नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की बात नहीं करी मैं। हेपरिन इन्फ्यूजन है ना, तो फिर ये तो आपके पास क्या होगा, अनफ्रैक्शनेटेड सेकंड्स में होता है उसका। इसीलिए आपको इन्फ्यूजन में देना पड़ता है। अच्छा, 33 एमसीक्यू हमारे पास है। 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ लेफ्ट साइडेड बॉडी वीकनेस। आपको पता चल गया है कि लेफ्ट साइडेड वीकनेस है, सडन ऑनसेट की है, तो इसका मतलब है स्ट्रोक तो है। और इसके बाद उसको एमआरआई पे इंफाक्ट आ गया एमसीए टेरिटरी में। शी इज फेब्राइल हैविंग फिंगर क्लबिंग मर्मर एंड इनलार्ज स्प्लीन। अब हमें पता चल रहा है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के फीचर्स मिल रहे हैं। ईसीजी पे वेजिटेशन भी मिल गई है। हाउ विल यू मैनेज? आपके पास या तो एंटीबायोटिक होगी, अगर एंटीबायोटिक नहीं है तो डू नथिंग फॉर स्ट्रोक। मैंने आपको ये कार्डियो में भी डिस्कस किया था एमसीक्यू। अच्छा, कितनी साइज की वेजिटेशंस आपके पास ट्रांसथोरेसिक एको में नजर आती हैं, और कितनी साइज की हो तो आपको आपको ट्रांस एसोफेजियल करानी पड़ती है? कार्डियो में पढ़ा था हमने ये। कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा ये चीज? भूल गए हो? कार्डियो में पढ़ा था ये कि आपने क्या कराना है, ट्रांसथोरेसिक प्रेफर करनी थी या ट्रांस एसोफेजियल? ट्रांस एसोफेजियल। हाँ जी, क्यों? कितना साइज की डिटेक्ट करता था वो? वो भूल गया। 10 था या 2 था? इन दोनों में से कोई लफ्ज था। 2 mm। टू। सही है, इकरा 2 mm बता रही है। 34 एमसीक्यू हमारे पास जो है। 57 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद डिप्लोपिया। अब डिप्लोपिया आपके पास ना डिफरेंट टाइप्स का होता है। आइदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आइदर वर्टिकल डायरेक्शन में, आइदर मल्टी डायरेक्शन। अब ये डिप्लोपिया में होता क्या, आपके पास डबल विजन तो आ रही है। अब आपके पास, मेरे पास पेशेंस में जो मेरा केस था, उसको मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोपिया था। बाहर केस लिखा हुआ था ब्रीफ क्लिनिकल स्टेशन में कि पेशेंट है विद मल्टी डायरेक्शनल जो है ना डबल विजन। अब जो मल्टी डायरेक्शनल डबल विजन आती है ना डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसका निमोनिक होता है एम का। उसकी कॉजेज में मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स आ सकती है, मायस्थीनिया ग्रेविस आ सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ सकता है, मिडिल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलर एब्नॉर्मेलिटी आ सकती है। ये एम का निमोनिक होता है उसके लिए। तो अब मेरे जहन में यही चीजें थी कि मैं अंदर जाके यही चीजें पूछूंगी पेशेंट की, तो और यही केस निकलेगा।
अब वो था पेशेंट स्नेक बाइट का। उन्होंने वो फार्मर था, वो सडन काम कर रहा था, उसने हिस्ट्री दी, और जब आया तो इसको डबल विजन। तो मुझे था कि पेशेंट्स में तो एक्यूट केस रख ही नहीं सकते, तो मैं पॉइजनिंग ही बोलती रही हूँ। तो मुझसे पूछना चाह रहे थे कौन सी पॉइजनिंग, कौन सी पॉइजनिंग। तो मैं उसे स्नेक बाइट उस टाइम नहीं बता पाई, लेकिन मैंने कहा है कोई पॉइजनिंग ही फिर, क्योंकि वो हमारे सीनियर की भी हिस्ट्री नहीं बन रही सब कुछ। तो खैर उसमें उसमें उसी वाले स्टेशन में मेरे कम नंबर थे, बाकी सब में फुल फुल थे। अच्छा, तो अब इसमें आपके पास डिप्लोपिया में होता क्या है कि अगर आपके पास सिंगल क्रेनियल नर्व की वजह से है तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मल्टीपल की वजह से मल्टी डायरेक्शनल होगा। अगर आपके पास सिंगल क्रेनियल नर्व है, या तो आपके पास LR6 की वजह से होगा या SO4। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है। अब आपके पास जो लेटरल रेक्टस जो को सप्लाई करती है LR6, ठीक है, तो अब LR6 में आपके पास क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। तो आपके पास डिप्लोपिया उसमें कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। मतलब इमेज जो नजर आएंगे आपको, वो आपने पूछना होता है मरीज से हिस्ट्री में कि आपको कैसे नजर आ रहे हैं इमेज, एक दूसरे के साथ साथ। ये चीज आपने जो है ना, ये मेरी एक सेकंड बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, तो ये चीज आपने जो है ना वो देखनी होती है कि आपके पास पूछना होता है अपने मरीज से कि किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल होता है साइड बाय साइड, वर्टिकल होता है ऊपर नीचे। वो कहता है ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि जो हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक है SO4, वो आपके पास ओब्लिक्स परफॉर्म द ऑपोजिट फंक्शन। रेक्टाइ ये आपके पास जो रेक्टाइ परफॉर्म करते हैं फंक्शन इन द सेम डायरेक्शन। जैसे लेटरल रेक्टस है, किस तरफ फंक्शन करेगा, ये आपको LR6 आपके पास जो है ना वो लेटरल साइड पे लेके जाएगा, एबडक्शन कराएगा। ठीक है, और जो आपके पास सुपीरियर ओब्लीक है, वो आपके पास किस तरफ लेके जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हालांकि है तो सुपीरियर, इन ओब्लिक्स डिफरेंट परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब आपके पास जो SO4 है, वो आपके पास वर्टिकल इमेज देती है। आपने हमेशा याद रखना है, जो आउटर इमेज होता है वो ऑलवेज फॉल्स इमेज होता है। ठीक है, जिस आंख बंद करने से उसका आउटर इमेज गायब हो जाता है, तो इसका मतलब है मसला उसी आंख में ही है। ठीक है, इसीलिए जब आप डिप्लोपिया की स्कीम भी करते हो मरीजों में, आप उसकी आंख बंद करा के देखते हो कि वेदर इट इज सेटल डाउन और नॉट। अगर आंख बंद करा के भी सेटल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स डिप्लोपिया। तो अब आपने जो है आगे हम इसी तरह का एक सिनेरियो करेंगे, उसमें आपको डिप्लोपिया मजीद क्लियर होगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया, वैसे ही तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है, तो अब हमें आउटर इमेज रखना है हमेशा याद, वो फॉल्स इमेज होता है। वर्टिकल जो होगा वो हमारे पास SO4, हॉरिजॉन्टल होगा जो LR6, और अगर आपके पास मल्टी डायरेक्शनल है तो M का निमोनिक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट और कॉन्सेंट्रल रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल विद नॉर्मल अकोमोडेशन, व्हाट कैन बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर प्रेजेंटेशन। तो आपको पता है इसकी जो है ना आपके पास इसमें आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, पैरालिसिस ऑफ लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस की वजह से हो रहा है, और ऑक्यूलर डेविएशन इसमें डाउन एंड आउट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास थर्ड नर्व पॉलिसी का जो शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 35 MCQ है। 25 years old male sustained a serious head injury in a road traffic collision. 2 weeks later, he is still unarousable, failing to respond to any stimulus with no sleep wake cycle or any other voluntary actions. What is the most accurate description of this disorder? अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, तो इसमें आपके पास अगर आपकी बॉडी बिल्कुल जिस तरह इस स्टेट में कॉमा में है इस टाइम बिल्कुल, ठीक है, अनअराउजेबल है, अनरिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे अगर कोई आप में से कोई जानता हो, यहाँ पे एक केस था फाखरा का, मुल्तान में हुआ था, गलत एनेस्थीसिया देने की वजह से। वो वैसे हर जगह ही मशहूर है अभी, निश्तर के ICU में वो होती है पेशेंट ना, वेजिटेटिव स्टेट में है वो, बिल्कुल वो सिर्फ आइस की मूवमेंट करती है, बॉडी नहीं हिला सकती। उसको गलत ओवरडोज एनेस्थीसिया और इस तरह का कोई मसला हुआ था, उसके साथ प्राइवेट केस उसका बिगड़ा था, और निश्तर की उस टाइम HOD की वजह से हुआ था, जो प्राइवेट कर रहे थे तब। तो अभी वो निश्तर में अभी भी है। ठीक है, तो आपके पास जो वेजिटेटिव स्टेट होती है, उसमें आपके पास क्या होता है, डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस होती है, ब्रेन फंक्शन बट कैन ब्रीथ विदाउट सपोर्ट। तो वो वेंट पे नहीं है पेशेंट, लेकिन वो जो है ना आइज मूव कर रही होती है, पर बिल्कुल स्टैटिक उसकी कंडीशन होती है। उसको बहुत चेयर्स हो गए हैं, लाइक वो अब तो उसको 13-14 साल हो गए हैं, और 13-14 साल से वो निश्चित ICU में है। अच्छा, 36 आप लोग न्यूज में उसका आता है, बहुत ज्यादा आता है, आप सर्च करोगे ना फाफा केस, तो वो बेचारी का वो आता है। जब हम ICU अपनी रोटेशन कर रहे थे तो उसको हम जरूर देखते थे डेली जाके ना। अच्छा, 36 a 39 years old male presented with a 3 week history of pain behind the right eye, radiating to the right forehead, followed by progressive diplopia, drooping of the
right eyelid. On examination, partial right ptosis and partial ophthalmoplegia of the right eye in all directions of movements is noted. ठीक है, अब इसमें partial ophthalmoplegia आ रहा है, right eye का आ रहा है, तमाम directions में आ रहा है. Both peoples responded to light and the right side sided relative afferent pupillary defect with a 6/6 visual acuity on the right side. अच्छा, relative afferent pupillary defect आपको पता है ना, Craylen of 2 की वजह से हो रहा होता है. There is decreased cutaneous sensitivity over the right forehead and the right corneal reflex is absent. Corneal reflex कौन सी nerves लेके जाती हैं? 5 और 7. 5 लेके जाती है, 7 लेके आती है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या नर्व इन्वॉल्व हो रही है. ऑप्टिक नर्व भी हो रही है और आपके पास जो है ना रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट की वजह से हो रहा है. ठीक है, थर्ड भी हो रही है, फोर्थ भी हो रही है, सिक्स भी हो रही है, जिसकी वजह से टोसिस भी आ रहा है और थैलेमोप्लेजिया भी आ रहा है. और ट्राइजेमिनल नर्व की फर्स्ट डिवीजन भी हो रही है. तो ये जो सारी नर्व्स है ना, ये ऑर्बिटल एपेक्स से गुजर रही है. ठीक है, अब जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम है तो ऑर्बिटल एपेक्स हो गया, उसकी भी सेम वही है ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम की तरह, लेकिन उसमें क्रेनियल नर्व 2 नहीं होती. आपने याद रखना है, एपेक्स से 2 गुजरती है लेकिन फिशर से नहीं गुजरती. अब जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है उसका क्या डिफरेंस होता है? उसका ये डिफरेंस होता है, उसमें जो ट्राइजेमिनल की दूसरी ब्रांच है ना, जो आपके पास मैक्सिलरी ब्रांच है, और वो भी आपके साथ शामिल होती है कैवर्नस में. इसमें सिर्फ फर्स्ट ब्रांच उसकी है ट्राइजेमिनल की, लेकिन कैवर्नस में दोनों है. ये आपको ना ये जो है ये क्लिनिकल में बहुत हेल्प आउट करते हैं. जब आप क्लिनिकल तैयारी करोगे तो रिटर्न का अगर ये चीजें आपको होंगी तो आपको फिर क्लिनिकल में सपोर्ट करना आएगा अपना डीटी. नेक्स्ट MCQ 37 आ गया, जो कि अभी हम मैडम कह रहे थे. जी जी. मैडम हाँ काइंडली जी हाँ ये जी. जो 35 के ये जो बाकी ऑप्शन है ना, ब्रेन स्टेम डेथ और लॉक इन सिंड्रोम, इनको यानी कैसे कैसे एक्सक्लूड करते जाएंगे, थोड़े बहुत इनको बताते ब्रेन जाइए. ब्रेन स्टेम डेथ तो बिल्कुल ही डेथ हो गई है ना पेशेंट की. अगर उसमें तो जी आप इरिवर्सिबल लॉस हो गया, वो तो वैसे ही निकल गया. ठीक है, और आपके जी. पास लॉगरिन सिंड्रोम क्या होता है? बेजल ये जो आपके पास जो है ना बेजिलर आर्टरी का होता है, इसमें आपके पास क्वाड्रिपरेसिस हो जाता है पेशेंट को. ठीक है, कॉमा में डीप अनकॉन्शियसनेस होती है, आईज अनरिस्पॉन्सिवनेस, पेशेंट डीप कॉमा में है, जैसा कि आपके पास उसका जीसीएस 8 से कम है, ना वो बोल सकता है ना वो देख सकता है, तो बिल्कुल इरेस्पॉन्सिव है. वेजिटेटिव और स्टेट पे पेशेंट का क्या होता है? डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस होता है, लाइक वो ना ज्यादा बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस सिर्फ अपनी आंखें हिलाए जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था, फाखरा का केस बताया था. वो यॉन करती थी, वो सिर्फ मैं उसकी उसका आप नेट पे निकालेंगे ना, उसकी वीडियोस भी हैं. तो उसकी वेजिटेटिव स्टेट थी. अगर 1 मंथ से ज्यादा हो जाए तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट हो जाती है. क्लियर? ओके मैडम. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 37 MCQ कर रहे थे, जो कि हमने डिस्कस किया था अभी डिटेल में, कि आपके पास डबल, ये अब मुझे इसका आंसर आप खुद बताओगे. 45 years old patient had double vision है, reading a newspaper 1 week after a minor head injury. On examination he has double vision, maximal on looking down. डाउन डायरेक्शन में है. ठीक है, वर्टिकल साइड पे हो रहा है. ठीक है, डाउन और अप. सही है, अब आपको पता चल गया है तो ये SO4 वाला. आगे चलते हैं कि आपके पास कौन सी साइड पे है. एंड टू द लेफ्ट उन्होंने कह दिया आउटर इमेज राइट आई से आ रहा है. मैंने आपको बताया कि आउटर इमेज इज ऑलवेज फॉल्स इमेज. जो आंख बंद करने से वो इमेज सेट हो रहा है, आउटर इमेज गायब हो रहा है, तो इसका मतलब है उसी आंख में मसला था. अब यहाँ पे उन्होंने खुद से बता दिया आउटर इमेज राइट आई से आया, तो हमारे लिए कोई वो एम्बिग्विटी छोड़ी नहीं है. तो राइट सुपीरियर ओब्लिक है. अगर वो ये ना बताते हुए कहते हैं कि उसकी राइट आंख हमने बंद की तो आउटर इमेज गायब हो गया, तो तभी हमें पता चल जाता. या फिर उसकी लेफ्ट आंख जब हमने बंद की तो इनर इमेज गायब हो गया, जो ट्रू इमेज था. आउटर इमेज फॉल्स इमेज है, वो आ रहा है. डिप्लोपिया की समझ आ गई है? ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 38 MCQ की तरफ. 32 years old female presented with right sided facial weakness of 24 hours duration. अब आपको पता चल गया फेशियल वीकनेस चल रही है उसकी. अच्छा, एक ना मायस्थीनिया में हम लोग जब क्लिनिकल तैयारी कर रहे थे ना, तब मुझे पता चला कि मायस्थीनिया में हम जो पढ़ते थे कि फेशियल नर्व पॉल्सी, दैट इज नॉट फेशियल नर्व पॉल्सी, बेसिकली उसमें फेशियल मसल्स वीकनेस होती है. तो फिर जब मैंने प्रेजेंट किया अपने सुपरवाइजर को, तो अब उन्होंने मुझे बताया कि फेशियल वीकनेस बोला करो, दैट इज नॉट फेशियल नर्व पॉल्सी. हमेशा से हम यही पढ़ते आते हैं कि मायस्थीनिया के साथ फेशियल नर्व पॉल्सी है, वो मसल्स की वीकनेस है मायस्थीनिया में. अच्छा, अब यहाँ पे राइट साइडेड फेशियल वीकनेस है फॉर 24 आवर्स ड्यूरेशन, और बिहाइंड द ईयर पेन भी है उसको. देयर वाज राइट लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल नर्व पॉल्सी होती है. तो आपके पास शी वाज अनएबल टू क्लोज हर राइट आई. अपर मोटर न्यूरॉन टाइप प्लेन में आपके पास क्या होता है?
अपर हाफ ऑफ द फेस पेयर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे? यहाँ पे बेल्स पॉलिसी है बेसिकली, यहाँ पे तो प्रेडनिसोलोन दे दी है उन्होंने। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। बायलैटरल सप्लाई होती है उसकी, तो इस वजह से। 39 हमारे पास है, 24 years old male with a history of absence epilepsy on lamotrigine presented with confusion। एब्सेंट सीजर्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा? पेशेंट बिल्कुल जो है ना कुछ टाइम के लिए मतलब इसको अब पता भी नहीं चलता कि एब्सेंट सीजर्स होते कैसे। बाज लोग बस ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए पेशेंट बिल्कुल म्यूट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है, उन्होंने पूछा कि कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करनी है। इसमें आपने अवॉइड करनी होती है सर्टेन मेडिकेशन, जिनमें आपके पास फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, ऑक्सी ऑक्सकार्बासिन, ऑक्स जो है आपके पास कार्बाजिपिन और टाइगाबिन। तो ये आपने ड्रग्स अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना, इसमें आपने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है बेंजोडाइजिपिन, एब्सेंट एपिलेप्टिक सीजर्स में। उस दिन हमारे पास पता नहीं कौन पूछ रहा था, शायद कोई पूछ रहा था कि बेंजोडाइजिपिन आर एंटी एपिलेप्टिक्स ना। तो ये आपके पास आंसर इसका बन गया है, फेनिटोइन। अच्छा, 40 MCQ हमारे पास है। 22 years old female presented with recurrent episodes of altered behavior with each episode lasting for 3 minutes and associated with lip smacking and repetitive limb movements. She did not remember these events, but she is saying she felt a sense of fear before each episode. और इसके उसके अलावा जो है ना, she smelled burning rubber as well. Which one of the following is the most likely diagnosis? ये तो सिंपल हमें पता है कि इसको जो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर स्टार्ट हो गए, फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर्स। लाइक उसकी कॉम्प्लेक्स हो चुका है क्योंकि आपके पास इम्पेयरनेस आ रही है उसकी अवेयरनेस में। ठीक है, तो जिसकी वजह से, अच्छा डिफरेंट लोब्स की भी एपिलेप्सी होती है ना। ये आप लोग करोगे अभी फास्ट मेडिसिन में कोई एमसीक्यू, फ्रंटल लोब एपिलेप्सी, आपके पास उसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं। आपके पास जो लाइक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, उसमें हेलुसिनेशंस आती हैं, जो स्मेल हेलुसिनेशंस हैं। तो ये डिफरेंट लोब्स की एपिलेप्सी भी आप लोगों ने ना पढ़ लेनी है, उधर से एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ होता है उन्होंने। मैं आपको सेशन के बाद शेयर भी कर दूंगी वैसे वो। अच्छा, इसमें आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू 41। इसमें आपके पास 19 years old male patient with multiple episodes where he could suddenly lose consciousness and has tonic fits, movements of his extremities with urinary incontinence and tongue biting. Which one of the following is the best term for this type? अब ये तो typical generalized tonic clonic की history है। 42 है, after a seizure, a patient with an epilepsy was weak on the left side of her body. That will determine which one of the following features of her epilepsy. क्या होता है बेसिकली, टोट्स पैरालिसिस हो सकती है आपके पास। अगर आपके पास फिट पड़ा ना, तो पेशेंट आपके पास थोड़ी देर के लिए वीकनेस में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप इससे ना लैटरलाइजेशन देखते हो। लाइक आपके पास लेफ्ट साइड की अगर वीकनेस हुई है तो कहाँ पे होगा वो मसला, कहाँ पे होगा? राइट साइड पे होगा। तो ये बेसिकली लैटरलाइजेशन है, आप वीकनेस के थ्रू लैटरलाइजेशन कर लेते हो। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 43। मैम ट्वेंटी जिस फाइव ईयर्स ओल्ड 25 ये years जिस old। जी जी। सॉरी, ये था कि जिस साइड की पैरालिसिस है ये सीजर पे उसी साइड का ही होगा, या ये क्रॉस होता है इसमें भी, आपकी फाइब्रस बात, क्रॉस वाला आपके जिस पास साइड का हाँ जिस साइड की वीकनेस है उससे ऑपोजिट होगा ना लैटरलाइजेशन, तभी तो कहेंगे उसको। ठीक। ठीक है, अच्छा 43 हमारे पास है। 25 years old male presented in emergency with history of generalized tonic-clonic fits with urinary incontinence and tongue biting followed by loss of consciousness. The movements continued up for 10 minutes without stopping. Which one of the following drug should be given? आपको पता है कि जब स्टेटस एपिलेप्टिकस में पेशेंट होता है तो आपने क्या देना होता है? लोराज़ेपाम। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, डायज़ेपाम देनी होती है। पाकिस्तान में हम
यहाँ पे क्या देते हैं, इन्फ्यूजन चला देते हैं। किस चीज की इन्फ्यूजन आपके पास किस नेम से आती है आप लोगों की? हम तो वेलियम के नाम से आती है हमारे पास यहाँ पे। तो हम उसको 10 एमप्यूल्स डाल के उसकी इन्फ्यूजन चला देते हैं। अच्छा, तो ये डेक्सट्रोज वाटर में क्यों देते हैं इसको? क्या रीजन होता है? व्हाई नॉट इन नॉर्मल सलाइन? कभी सोचा ये? बेसिकली कुछ आपने ना ये चीज ध्यान रख के देनी होती है कि कुछ जो है ना, आपके पास जैसे सोलोमिड्रोल आपने देना है, किसमें डेक्सट्रोज में देना है, तो आपके पास ना इसकी फॉर्मुलेशन क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है जिसके साथ देना होता है, तो इसका बहुत ज्यादा डाइल्यूशन उसकी ध्यान से देके करनी चाहिए। बाज लोग ये एरर कर देते हैं इसमें। सारे बेंजोडाइजेपीन्स को डेक्सट्रोज में देना चाहिए। नहीं, लोरेज़ेपैम जो वेलियम जो डाइज़ेपैम है ना, ये आपके पास इस तरह के बनाती है, क्रिस्टल्स बनाती है। बाकी तो हम बेंजोडाइजेपीन्स में हम ओरल ही दे रहे होते हैं। सही। अच्छा, 44 हमारे पास है। 16 years old known epileptic patient on treatment came for review and asked about specific diet which can help to control her epilepsy. Which one of the following diet can limit her seizures? Ketogenic diet ना? आपके पास ketogenic diet कभी किसी ने किया कीटो डाइट? आप में से किसी ने कभी कीटो डाइट की है? बेसिकली बहुत ही बुरी किस्म की डाइट होती है, इससे इतना हेयर फॉल और ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है ना, कीटोजेनिक डाइट में आपके पास सिर्फ कार्ब कट ऑफ करने होते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स दे देने होते हैं। तो आपके पास बारबेक्यू, इवन के फ्राइड फिश भी अलाउ होती है खाना, सिर्फ आपने कार्ब कट ऑफ करने होते हैं डाइट से। लेकिन इस डाइट के ना बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास 45 है। 26 years old फीमेल प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ 3 episodes of generalized tonic-clonic fits over 2 weeks' time. MRI brain is normal. A decision is made to start her on an anti-epileptic medication. Which one of the following tests must be performed before starting her on treatment? इसमें आपने हमेशा जब भी इसको स्टार्ट करना होता है, इससे पहले आपने देखना होता है कि पेशेंट को जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कराते हो? बीटा एचसीजी कराते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू 46 है। 25 years old male presented with a history of epilepsy for 10 years on valproic acid, presented with generalized tonic-clonic seizures after initial resuscitation, but important investigation should be done. हमेशा आपने ना ड्रग, जब आपके पास रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, कोई भी मसला हो रहा है, ड्रग लेवल चेक करना होता है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ड्रग लेवल देखना होता है कि उसका अचीव हो चुका है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है 35 years old 47 MCQ presented with multiple episodes of generalized tonic-clonic fits not getting better with lorazepam doses of for 30 minutes. हम यहाँ पे जब डाइजीपैम चलाते हैं और पेशेंट के फिट्स कंट्रोल नहीं होते, हम भी यहाँ पे ये करते हैं कि फेनिटोइन ऐड करते हैं। फेनिटोइन की डोज वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसमें 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी के आप स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे आपने 15 जो लोएस्ट लिखी हुई है 15 वाली डोज वो स्टार्ट करनी है। फेनिटोइन का क्या साइड इफेक्ट होता है? पेनिटोइन क्या आप लोग अपने वार्ड्स में दे देते हो ऐसे ही? मैडम हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया। वेरी गुड। तो आपने ना ये ध्यान से रखते हुए देना होता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने जो है ना वो आईसीयू सेटिंग में हो या फिर मॉनिटर लगा हुआ पेशेंट को। एकदम से पेशेंट हाइपोटेंशन या ब्रेडी में जाता है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे। अच्छा, पेनिटोइन की जो साइड इफेक्ट्स है इसका निमोनिक अपने पास नोट कर लो। लाइट एंड मूव। मैं आपके ग्रुप पे लिख भी दूं इसको ना, एक सेकेंड। लाइट एंड मूव का इसके साथ निमोनिक होता है। ये मैं आपके ग्रुप पे लिख रही हूँ। एल से क्या होता है? लिम्फेडिनोपैथी। आई से क्या होता है? आपके पास जो है ना इंडक्शन ऑफ P450। जी से क्या होता है? जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। एच से हिर्सुटिज्म। टी से ट्रैमर्स। ए एंड में ए से अटैक्सिया निस्टैगमस। डी से ड्यूपेट्रन कॉन्ट्रैक्चर्स। एम से मैक्रोसिटिक एनीमिया। ओ से ऑस्टियोमैलाजिया। ठीक है। लाइट एंड मूव। फेनिटोइन के साइड इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट ना, ये आते हैं एग्जाम में, कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया इसका निमोनिक।
नेक्स्ट 49 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन्स था। आपके पास पता है आपको टोपिरामिड स्टोन्स कराती है, टाइप 1 टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस दोनों करा सकती है। और इसमें आपके पास क्या होता है कि इसमें आपने अवॉइड करनी होती है किडनी डिजीज में। अच्छा, टोपिरामिड मैंने आपको उस दिन बताया था कौन से टाइप ऑफ स्टोन्स कराती है, ये हमें MRCP 1 में क्वेश्चन आया था। कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट, बिल्कुल ठीक है। मदीहा माशाल्लाह मेहनत कर रही है, सही वाली। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 50। Which one of the following medications has the highest risk of fetal malformation, sorry। वेल्प्रोइक एसिड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होता है, आपको पता है, तो बिल्कुल ही अवॉइड करानी होती है। अब तो इवन कि हमारे पास जो ड्रग्स की आई है ना चॉइस, उसमें उन्होंने कहा है कि जो फर्टिलिटी की एज है ना फीमेल्स की, तो उनमें आपने वेल्प्रोइक वैसे ही नहीं देना। वैसे तो ये फर्स्ट टाइम थी पहले, लेकिन वो कहते हैं इसमें आपने अवॉइड करना है। 51 है, 35 years old male was started on anti-epileptic drugs for epilepsy 3 weeks back, presented with confusion and ataxia for 1 week. Labs was उसका sodium 121. Which one of the following drugs is associated with this presentation? Carbamazepine। अच्छा, अब आपके पास पेशेंट आता है, ऑलरेडी एपिलेप्सी का पेशेंट है, टेग्रोल ले रहा है, ठीक है। अब वो दोबारा फिट्स के साथ आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि इस टाइम इसकी एपिलेप्सी वर्सन हो गई है। हमारे पास सेम ऐसा केस आया था, मतलब मुझे अभी भी याद है, वो बेड नंबर 3 पे था हमारी BA1 में। उस पेशेंट को जो है ना फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, जब उसकी लैब्स कराई सोडियम उसका कम आया, टेग्रोल पे थी पेशेंट ना, तो उसको बेसिकली उसका साइड इफेक्ट जो डेवलप हो गया था, सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया हो गया था उसको। तो हमने फिर उसका जो है ना वो फ्लड रिस्ट्रिक्शन की, वही हाइपरटोनिक सलाइन और वो सारा कुछ दिया, फिर जाके उसका सोडियम बेहतर हुआ, तो उसकी फिट्स कंट्रोल हुए। तो आपने ये भी देखना होता है कि टेग्रोल पे या कार्बामेज़ेपिन, मतलब वही सॉल्ट उसका हो गया, अगर उस पे है पेशेंट, तो ये चीज भी अपने जहन में रखनी होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आईज कैन सी व्हाट अ माइंड नोज। अगर आपके दिमाग को पता ही नहीं होगा कि ये चीज हो सकती है, तो वो आंख आपकी देख ही नहीं सकती। तो इसीलिए थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाज लोग कहते हैं ना सिर्फ क्लिनिकल ही फायदा देता है, तो थ्योरेटिकल भी बहुत देता है। 52 MCQ हमारे पास है, 56 years old male with a known and epileptic for 20 years on phenytoin treatment with good seizures control, presented with ataxia, difficulty in walking for 3 months, which is progressively worsening. MRI brain was done. Which one of the following is likely to be found? अब आपको पता है कि phenytoin ले रहा है, उसकी वजह से उसमें सेरिबेलर एट्रोफी हो गई। सेरिबेलर सिंड्रोम का क्या निमोनिक था, मैंने उसमें एक आपको बताया था। जी बताएं। आपको मैंने बताया था सेरिबेलर सिंड्रोम का निमोनिक। पेस्ट्रीज, वेरी गुड। उसमें आपके पास क्या था? हाँ जी बताएं। पैरानियोप्लास्टिक, ए से अल्कोहल, एस से आपके पास स्ट्रोक, टी से ट्यूमर्स, आर से रेयर डिजीज जिसमें फ्रेडरिक्स वगैरह आ जाते थे, आई से इडियोपैथिक, सॉरी आई से आइएक्ट्रोजेनिक जिसमें हमने फेनिटोइन पढ़ा था, तो ये वो MCQ आ गया, ठीक है। ई से एंडोक्राइन जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म, एस से आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा, 53 MCQ है, 26 years old female started on a new anti-epileptic drug for epilepsy. She presented with a skin rash with target lesions। अच्छा, जब आप इंशाल्लाह एपिलेप्सी की काउंसलिंग टॉक्स में प्रिपेयर करोगे, उसमें आपने ये उसे बताना है कि हम आपको ऐसी दवाई पे शुरू करा रहे हैं जो कि हमल के दौरान महफूज तो होगी, लेकिन इस दवाई की वजह से आपकी कोई जल्द पे मसला हो, कोई दाग धब्बे पड़ जाए या एकदम से सूजन हो जाए कहीं भी, या लाल निशान किस्म के निशान पड़ जाए, फौरी आना है। क्योंकि लैमोट्रिजिन का साइड इफेक्ट होता है स्टीवन जॉनसन कराती है, या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये आपकी काउंसलिंग में भी आता है ये वाला। 54 है, which one of the following anti-epileptic medications has the lowest potential of teratogenicity? अभी मैंने आपको बताया कि लैमोट्रिजिन आपने स्टार्ट करानी होती है, और बताना भी काउंसलिंग में ही होता है। 55 MCQ हमारे पास है कि 55 MCQ है, old boy is brought to you with a history of frequent staring episodes in the class. Each episode lasts for 3 to 5 minutes. ECG में आपके पास 3 hertz spike and wave pattern आ गया। Which one of the following is the best initial treatment? अब आपको पता चल गया ये आपको एब्सेंस सीजर्स हो रहे हैं, इसमें आपने क्या बेस्ट ट्रीटमेंट, सोडियम वैल्प्रेट या एथोसॉक्सामाइड देते हो? आप एथोसॉक्सामाइड को प्रेफर करते हो, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन बचता है।
Next MCQ 56 says 16 years old male presented in emergency with a single episode of generalized tonic-clonic fits for 2 hours. 2 hours back. Patient is slightly confused. There is no other abnormality on examination. MRI or EEG is normal. Patient has no previous history of fits. Family asked you for further management of the patient. What will you recommend? अच्छा, आपने याद रखना है कि आपके पास फर्स्ट सीजर में आपने ट्रीटमेंट नहीं देना होता. अगर आपके पास फर्स्ट सीजर में ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है तो वो क्या चीजें हैं कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाए, स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ईईजी पे एपिलेप्टिक एक्टिविटी आ जाए, तब आपने कराना है. अदरवाइज आपने नहीं कराना. बिल्कुल एसओएल ब्रेन के साथ आपके पास हेडेक और ये कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे इस तरह के. 57 हमारे पास है. यू हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम गायनी डिपार्टमेंट फॉर अ 20 वीक्स प्रेग्नेंट female with status epilepticus. She has a history of epilepsy since childhood. She is having continuously limb jerking with 2 IV boluses of lorazepam. अब आपको पता है कि प्रेगनेंसी में आप लोराजिपैम के बाद आप लेवोटिरासिटम को प्रेफर करोगे आईवी, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन बचता है. 58 है हमारे पास. 22 years old female was brought to into emergency by her family with repeated limb jerking for 3 hours. When you start examining the patient, she closed her eyes tightly. You suspect a pseudo seizure. Which one of the following will suggest epileptic seizure rather than the pseudo seizure? ये आपको पता है कि आपके पास जो प्रोलैक्टिन लेवल्स होते हैं ना, आपके पास ट्रू सीजर्स में जो है ना वो रेज हो जाते हैं विद इन 10 मिनट्स, और उसके बाद वो डिक्लाइन कर जाते हैं. तो मेरे जो एक थे मतलब एसआर, जब मैं ट्रेनिंग करती, वो ये पूछा करते थे कि कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ेंगे. अगर 15 मिनट बाद तुम कराओगी तो ये आ जाएंगे, फिर रेज नहीं होते. 8 to 10 मिनट्स तक बढ़ते हैं सिर्फ ना. तो आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स की वजह से भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो. बाकी तो आपको पता है कि प्लांटर्स और ये चीजें तो है ही हैं. 59 है. 26 years old female presented with a 6 week history of headache, which was present for most of the day, was paired throbbing and throughout the entire headache. Headache is worsened when she coughs or laughs, and she lost vision for some time when she sneezes. She has a BMI of 31. CT is normal. Which one of the following is the diagnosis? Idiopathic intracranial hypertension, obese females होती हैं, ये इसमें क्लियर कट हिस्ट्री दी हुई है. और आपके पास फॉल्स लोकलाइजिंग साइन क्या होता है? व्हाट इज फॉल्स लोकलाइजिंग साइन? बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके पास जो है ना नर्व पॉलिसी हो जाती है. ज्यादातर फॉल्स लोकलाइजिंग साइन में आपके पास 6 क्रेनियल नर्व पॉलिसी आती है. असल में होता क्या है कि नर्व की इटसेल्फ पॉलिसी नहीं होती, लेकिन प्रेशर की वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कि फॉल्स लोकलाइजिंग साइन है. आपको लगता है कि इसमें आपके पास 6 नर्व पॉलिसी आप लोकलाइज करते हो, लेकिन वो फॉल्स लोकलाइजेशन होती है. अच्छा, लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा 60. 28 years old women with episodes of bilateral visual loss. She said that they often occurred when she coughed, sneezed or laughed. ये precipitating factor बता दिया. pulsatile headache है for the past few months, which was mildly improved with medications, pain medications. ठीक है. CT was normal. Which one of the following is the most likely finding? ये भी आपके पास benign intracranial hypertension का, young female है, visual loss है, precipitating factor है. अच्छा, इसका जो headache होता है ना, intracranial hypertension, ये भी positional होता है, और hypotension का भी positional होता है. ठीक है. अर्ली मॉर्निंग हेडेक बढ़ जाता होता है ये आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास पेपिलोडिमा इसका साइन होता है. अच्छा, आप जब फंडो कराते हो, फंडो पे अगर आपको पेपिलोडिमा मिल जाता है तो आप क्या करते हो? एलपी नहीं करते. तो व्हाई इन दिस पेशेंट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एलपी? इसमें भी तो पेपिलोडिमा आ रहा है, क्यों? इसमें क्यों कराते हैं फिर? हाँ, कौन बताएगा? थेरेप्यूटिक बेनिफिट है प्रेशर रिलीज करने के लिए. नहीं नहीं, इसमें प्रेशर तो आपके पास जो है बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन ना, ये प्रेशर तो रेज्ड ही होगा. बेसिकली होता है कि क्रॉनिक हो जाती है ना, क्रॉनिक पेपिलोडिमा हो जाता है, तो ब्रेन की अडेप्टेशन हो जाती है. ठीक है, इस वजह से. सही. चलो, आज का इसमें सेशन कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह फिर हम अपनी न्यूरो आराम आराम से कंप्लीट करते हैं, ताकि आप इधर से भी कर लो पास. मैम काइंडली डिप्लोपिया को थोड़ा सा रिपीट कर दें. मैं कर देती हूँ. अच्छा, डिप्लोपिया में आपके पास क्या होता है? बेसिकली डिप्लोपिया है डबल विजन. आपके पास या तो हॉरिजॉन्टल होगा. डबल विजन क्या है? दो इमेज नजर आ रहे हैं ना उसको, पेशेंट को, या तो उसको लगेगा कि दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं.
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, जैसे दो बंदे बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं, या उसको क्या होगा, ऊपर नीचे वर्टिकल हो गया। एक बंदा मतलब जैसे कोई नजर आ रहा है, लैंप नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मुझे भी सामने, तो मुझे नजर नजर आ रहा है एक लैंप इसके ऊपर भी है, डबल हो गया इमेज, ब्लरिंग हो गई है इमेज की। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ये होगा कि ये लैंप है, उसके साथ ही एक और लैंप नजर आ रहा है मुझे, वही उसका फॉल्स इमेज। तो अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास ना डिप्लोपिया मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये तो हमारे पास सिंपल पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखना चाह रहे हो ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, वो कॉम्प्लेक्स डिप्लोपिया है, आपको नहीं पता चल रहा। उस केस में आपके पास एम का निमोनिक होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायस्थीनिया ग्रेविस, आपके पास जो है ना वो मल्टीपल क्रेनियल नर्व पॉल्सिस, ये आपके पास क्या देती है, मल्टी डायरेक्शनल दे रही होती है। आपको नहीं पता चलता कि आपके पास जो है ना वो कहाँ पे जो कौन सी एग्जैक्ट क्रेनियल नर्व होगी, बस आपको ये पता चलता है कि मल्टी डायरेक्शनल है, कॉम्प्लेक्स डिप्लोपिया है। अब अगर उसका एक ही डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में है, तो अब आपको पता चलेगा कि ये सिक्स नर्व पॉलिसी की वजह से है। अब सिक्स नर्व पॉलिसी में आपके पास कौन सी है, किस साइड की है, ये अब आपने डिटरमिन करना होता है। आप फिर एक आंख बंद करा के देखते हो। हमेशा याद रखना है जो आउटर इमेज होता है ना वो फॉल्स होता है, इनर वाला ट्रू होता है। आउटर उसकी इमेज हमेशा फॉल्स उसके बाहर की तरफ नजर आता है। तो जो आंख बंद करने से आउटर इमेज गायब हो जाता है, तो लेयन कहाँ पे है, उसी आंख में है मसला। ठीक है। और अगर आपके पास वर्टिकल है तो इसका मतलब है SO4 है। अब आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो आंख बंद करने से आउटर इमेज गायब हो रहा है, वो उसी आंख में मसला है। क्लियर हो गया ये? क्लियर हुआ है ये वाला? डिप्लोपिया समझ आया? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मरियम ने पूछा था, बाकी जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको भी समझ आ गई है? मैडम ये तीनों का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन काइंडली रिपीट करें। ऑर्बिटल एपेक्स और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और कैवर्नस साइनस सिंड्रोम, इनका डिफरेंशिएशन। आपके पास क्या होता है, कैवर्नस साइनस ऑर्बिटल एपेक्स में आपके पास, बाकी इनमें क्या होता है, थर्ड फोर्थ सिक्स तो गुजरी होती है हर हाल में। अब आपके पास डिफरेंस कैसे होता है, एपेक्स में आपके पास सेकंड क्रेनियल नर्व भी गुजरती है। ठीक है। अब एपेक्स में जब आपके पास होगा तो उसमें सेकंड क्रेनियल नर्व भी आएगी। और जो आपके पास जो है वो केवल, अब आप उसमें आपने डिफरेंशिएट फिशर से तो आपने इसी बेस पे सेकंड क्रेनियल नर्व पे कर लिया। अब आपने ऑर्बिटल एपेक्स और इसको डिफरेंशिएट करना होता है, सॉरी ऑर्बिटल, अब आपने ऑर्बिटल एपेक्स में और कैवर्नस साइनस में करना होता है। एपेक्स और कैवर्नस साइनस दोनों में सेकंड भी आएगी, लेकिन जो ट्राइजेमिनल की पहली और दूसरी ब्रांच है वो कैवर्नस में आएगी। ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी ब्रांच जो एपेक्स में है सिर्फ वो फर्स्ट ब्रांच आएगी, जिसकी वजह से आप डिसाइड करोगे वेदर ऑर्बिटल एपेक्स है या कैवर्नस है। फिशर में तो आपके पास सेकंड क्रेनियल नर्व नहीं होती, जिसकी वजह से आप पहचान लोगे उसे। क्लियर? फिशर में सेकंड क्रेनियल नहीं नर्व नहीं होगा, और फिफ्थ का कौन सा ब्रांच होगा फिशर में? इसमें जो है ना, इसमें आपके पास क्या है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व की तीन ब्रांचेस होती है ना, जी ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। अगर आपके जी। पास खाली ऑफ्थेल्मिक है तो फिर क्या है, ये ऑर्बिटल एपेक्स है। अगर मैक्सिलरी और ऑफ्थेल्मिक दोनों है तो फिर कैवर्नस है। सही, ठीक, सही मैडम। ठीक है। थैंक अच्छा, मदीहा कुछ भाई बता थोड़ा सा रही है। हाँ जी, बताएं। इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया भी जरा साथ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया सिंपल होता वर्ड्स। क्या है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस क्लेयन की वजह से हो सकता है। ठीक है। अब आपके पास होता क्या है इसमें कि एक आंख की एडक्शन उड़ती है, जिस आंख की एडक्शन, एडक्टिव मूवमेंट्स उड़ती है, उधर ही की उसी साइड की लेयन होती है, और दूसरी आंख में आपके पास निस्टैग्मस आता है। ठीक। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है। तो जिस आई की एडक्शन नहीं हो पाई ना, जहाँ पे आई उसकी बहुत बहुत ज्यादा जो है एबडक्टेड आई है, और राइट उसकी एडक्ट हो ही नहीं पा रही, तो उसी आंख की उसी साइड की लेयन होगी। फॉर एग्जाम्पल राइट साइड की आई एडक्ट नहीं हो पा रही, तो राइट और ऑपोजिट साइड पे निस्टैग्मस आएगा, और एडक्शन जहाँ की लॉस है उसी साइड की लेयन है। क्लियर हो गया ये? यस मैम। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम
कल इसी टाइम 8:15 सेशन स्टार्ट करेंगे, तो एंड करते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।